हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, जो हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं चैनल पे, उसमें ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को डालने में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर कर देंगे पार्ट 4 को। इससे पहले हमने 3 पार्ट करा दिए, इसमें 30 क्वेश्चन कवर किए थे विद कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं IBPS CFO के मेंस के पेपर में आए हुए, उनको हम करा रहे हैं बारी बारी से। हमने स्टार्ट किया क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़े, आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट में, ठीक है, ताकि आप उसी टॉपिक से कवर कर पाएँ। अगर आपके पास आधा घंटा 40 मिनट है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज के सेट में। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन जो है 31 नंबर, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमने आपके कवर कर दिए हैं आपके 3 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, और इनका कंबाइंड PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाना है आपको, और इस वीडियो के बाद चारों चारों जो सेट के PDF हैं वो आपको मिल जाएगा कंबाइंड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन विच टाइप ऑफ टिलेज, कौन सा टाइप है टिलेज का जिसमें 15 से 30% ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस। तो टिलेज के अलग अलग प्रकार हैं, हम जानेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन ये पूछ रहे हैं किस में 15 से 30% जो रेसिड्यू होते हैं वो सॉइल सरफेस पे रह जाते हैं। अब आपके ऑप्शन दिए हैं, रिड्यूस टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, मल्च टिलेज, जीरो टिलेज, या फिर नन ऑफ दिस। तो भैया टिलेज जो टॉपिक जिनका स्ट्रांग होगा तो आपको देरी नहीं लगेगी आंसर मार्क करने में, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ये मल्च टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम ही हैं। तो ऑप्शन को समझ लेना कि हमने डाल दिया है बस ऐसे ही, लेकिन आंसर ये नहीं है, आपको बताते हैं। अब देखो, टिलेज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मेन मेन जो टॉपिक है आपका टिलेज से क्वेश्चन मिस नहीं होता है। एक टिलेज हो गया आपका, टिलेज इंप्लीमेंट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके साथ साथ आप फील्ड क्रॉप पकड़ लो। फील्ड क्रॉप कितने आपके, 8 से 10 मेन जो फील्ड क्रॉप है, क्वेश्चन वहाँ से बनने ही बनने वाले हैं, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड वगैरह मिला के। अगर ये आप कर लिए, फील्ड क्रॉप कर लिए, उसके साथ साथ कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया आपका। क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, क्रॉपिंग सिस्टम कर लो। और ड्राई लैंड, भैया ड्राई लैंड से क्वेश्चन हर साल बने हैं आपके, ठीक है। उसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में आपका इरिगेशन वाला पूरा पार्ट, इरिगेशन वाला पार्ट आप उसको अच्छे से कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बने, क्योंकि हमने पिछले जो सेट कराए हैं उसमें वो क्वेश्चन देखने को मिला होगा। और आपका इरोजन, जैसे इरोजन वाला पार्ट इसी में आ जाता है। उसके साथ साथ वीड मैनेजमेंट, ठीक है, वीड मैनेजमेंट, हालांकि वीड मैनेजमेंट जो है हर एक क्रॉप से के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टिलेज का जो डिफिनीशन, मेन जो डिफिनीशन बोलता है, बहुत सारे बुक्स में स्टैंडर्ड जो डिफिनीशन है टिलेज क्या बोलते हैं, कि मिनिमम मिनिमम मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। अब मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि इंसान में अगर हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसको अपना काम करवाने के लिए, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करके अपना काम वगैरह करा लिए। अब इसमें क्या होता है, सॉइल को हम मैनिपुलेट करते हैं किसके लिए, जो हमारा प्लांट, हम सीड वगैरह लगा रहे हैं सॉइल में, ठीक है, सीड वगैरह लगा रहे हैं, इसका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे से हो, ठीक है, प्लांट को ग्रोथ अच्छे से मिले, उसमें CO2 वगैरह मात्रा काफ़ी अच्छे से मिले, वाटर वगैरह रिटेन करे अच्छे से। तो हम लोग को इसीलिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ता है सॉइल में, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी से हो। अब देखो, कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो टिलेज जो इम्पोर्टेंट है, ये प्लॉइंग बिना करे आप सीड नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि खड़ी मिट्टी में, कठोर मिट्टी में हमारे सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। तो जितने भी लैंड हैं, जो भी फार्मर वगैरह हैं, उनका जो कल्टीवेशन होता है कॉस्ट का, कि भैया कोई क्रॉप उगा रहे हैं, तो उसमें से लगभग 30% जो कॉस्ट आ जाता है टिलेज का ही आ जाता है। क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, बड़ी फील्ड है उसकी, तो घंटे के हिसाब से वो डीजल इंजन खपत होती है, और उसी हिसाब से अच्छा खासा अमाउंट उसमें से निकल के आता है, और बहुत सारे पैसे लग जाते हैं टिलेज के रूप में। तो समझिए क्या होता है टिलेज। अब और भी चीज़ें हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके पहले टिलेज को समझने से पहले ये समझ लो। आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, एरेशन इन सॉइल, सॉइल में जो मतलब कि एयर वगैरह की मात्रा है काफ़ी अच्छे से पहुंचे, प्रॉपर एयरेशन हो सॉइल में। सॉइल कंजर्वेशन में काफ़ी मदद करता है आपका टिलेज। इन्हांस सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंशन, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड, तो वीड का डिस्ट्रक्शन होता है, और इंसेक्ट पेस्ट भी, उसमें से जो खोद खाद के बैठे रहते हैं ना, अगर बहुत टाइम से सॉइल आपकी वैसी पड़ी हुई है तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, अपना घर बना लेते हैं जाके नीचे। जुताई के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चिड़िया वगैरह उड़ती हैं,
क्यों उड़ती हैं ट्रैक्टर के पीछे? जब जुताई हो जाती है तो बहुत सारे कीड़े वगैरह निकल के ऊपर आ जाते हैं और चिड़ियाँ आती हैं उनको खा जाती हैं। तो वीड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है एक तो, और इंसेक्ट पेस्ट जो है वो मर जाते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, तो ये ऑप्शन देगा 4-5, अब बोलेगा ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो आप, अगर आपको पता होगा, अगर इजीली मार्क कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम कहीं पे टिलीज वगैरह कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो क्या हम हार्ड मिट्टी पे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके लिए कम से कम थोड़ा बहुत वाटर होना ज़रूरी है। कुछ ऑप्टिमम वाटर होता है, कितना होता है लगभग सॉइल में? 0.9 पीएल। अब पीएल क्या है भैया यहाँ पे? अब पीएल का मतलब समझो, पीएल मतलब कि प्लास्टिक इंडेक्स, सॉरी प्लास्टिक लिमिट। जो सॉइल के पास देखो श्रिंकेज लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है। अब देखो प्लास्टिक लिमिट को यहाँ पे समझो। अब इसमें एक वर्ड है आपका प्लास्टिक। आपने जब 10वीं में पढ़े होंगे कि प्लास्टिक और इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक क्या होता है कि भाई किसी भी चीज़ को खींच के अगर हम छोड़ते हैं तो वो अपने पुराने शेप में, ओरिजिनल शेप में वापस आती है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रबर बैंड आपके पास है, उसको खींचिए, ठीक है, उसके बाद छोड़ दीजिए, वापस आ जाता है आपका। वो आपका क्या होता है? इलास्टिक। ठीक है। अगर आपको जानना है कि आपका पेन कैसा है, जो आपके हाथ में अभी पेन पकड़े हुए हैं आप, उसको अगर आप जानना है कि प्लास्टिक है कि इलास्टिक, उसको एक बार मोड़ के देखिए बीच में से। अगर वो वापस आ जाता है उसी शेप में तो क्या है? आपका इलास्टिक है। ठीक है। अगर वापस नहीं आता है तो क्या है? वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक के रूप में आप क्या समझते हैं? जैसे कि क्ले मिट्टी देखें, जिसमें हम मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं, जिसको जिस शेप में डाल देते हैं उसी शेप में वो बन जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक। अब जो कोई भी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट क्या होगी? सॉइल की ऐसी लिमिट जिस पे जिसमें जो भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, वो क्या करते हैं? प्लास्टिक स्टेट से वो सेमी सॉलिड स्टेट में जाने लगते हैं। कि ऐसा कोई पॉइंट जिसमें जो सॉइल है हमारा वो आराम से मोल्ड नहीं होगा। ठीक है। हमने क्या देखा कि ये प्लास्टिक क्या है? यानी कि क्ले सॉइल, ठीक है, उसको जैसा भी मोड़ देंगे वैसा रह जाएगा। अगर हम प्लास्टिक लिमिट की बात करते हैं तो ऐसा पॉइंट जिस पे सॉइल जो है इजीली मोल्ड नहीं होगा, वो क्रम्बल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वो इजीली मोल्ड नहीं होगा। तो ये आपका ऐसे पॉइंट को आपको प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक और लिमिट है इसमें आपका श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या मतलब समझते हैं? मॉइस्ट टू ड्राई, ऐसा पॉइंट जिसपे सॉइल जो है वो मॉइस्ट से ड्राई फेज में परिवर्तित होने लगता है, उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। अब एक बहुत ही पॉपुलर आपने नाम सुना होगा कि श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टी, एक किस सॉइल के पास होती है? ब्लैक सॉइल के पास। ठीक है। श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टी। श्रिंक यानी कि जैसे अगर आप मिट्टी में पानी डालते हैं, ठीक है, वो क्या होने लगता है? स्वेल होने लगता है। स्वेल यानी उसके पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे, वो दूर भागने लगते हैं, स्वेल होने लगता है, फैलने लगते हैं। श्रिंकेज लिमिट पूछा, यानी कि मॉइस्ट से। अगर उसमें पानी है, ठीक है, वो फैलेगा, मिट्टी फैलेगी। अगर पानी जैसे ही सूखेगा, गर्मी के टाइम पे देखते हैं तो क्या होते हैं? पार्टिकल में से मॉइस्चर खत्म, सॉइल पार्टिकल में से मॉइस्चर खत्म, क्या होते हैं? आस पास पास आने लगते हैं। तो वो होते हैं आपकी श्रिंकेज लिमिट। मॉइस्चर फेज से वो ड्राई फेज में जाने लगता है, उस पॉइंट को आपका श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी आपकी ब्लैक सॉइल में पाई जाती है, इसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग एबिलिटी होती है ब्लैक सॉइल के पास। वो खुद ही श्रिंक होती है, खुद ही स्वेल होती है अपने हिसाब से। ये नाबार्ड में को पूछा गया क्वेश्चन है, सेल्फ प्लॉइंग एबिलिटी कौन से सॉइल में पाई जाती है? आपके ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। तो ये समझ के श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है। अगर हमको प्लास्टिक इंडेक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो हम लोग प्लास्टिक लिमिट्स में से हम लोग लिक्विड लिमिट को घटा देंगे। अब यहाँ पे लिक्विड लिमिट क्या है? जैसे हमने प्लास्टिक लिमिट समझा कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो वाटर के थ्रू ड्रोन होते हैं, यानी कि वाटर उनको होल्ड करके रखता है। छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वाटर उनको एक छोटी लेयर, पतली सी लेयर होती है सॉइल में, वो क्या करती है कि जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उसको होल्ड करके रखती है। अब लिक्विड लिमिट क्या होता है? जो वाटर की जो लेयर है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और वो क्या करती है कि जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं उसमें से कोहेजन फोर्स को रिड्यूस कर देती है। जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, उसको रिड्यूस कर देती है। यानी कि सॉइल जो है काफ़ी नरम हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारा जो क्ले सॉइल होता है उसमें जो कोहेजन होता है बहुत कम होता है, यानी कि उनके पार्टिकल होते हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इजीली वो किसी भी तरह मूव कर जाते हैं, जैसा भी मोड़ना चाहें आप वैसा मोड़ सकते हैं।
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर हमको प्लास्टिक इंडेक्स निकालना है तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट घटाना पड़ेगा, तो आपका एक प्लास्टिक इंडेक्स बनता है। ठीक है, और ये हमने समझा दिया कि अगर आपको कहीं पे भी टीलेज वगैरह करना है तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, लगभग 0.9 पीएल के अराउंड आपका होना चाहिए। हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया क्या होता है ऑब्जेक्टिव अलग अलग। अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं हमारे अलग अलग टाइप जो हैं टिलेज के, उसके बारे में। अब ये दो तीन तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टरी टिलेज यानी कि सोइंग से पहले जो है ना टिलेज प्रक्रिया करते हैं, कौन कौन सी है, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और ले आउट ऑफ सीड बेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी टिलेज में। प्राइमरी टिलेज बेसिक समझो, हमारी पहली सॉइल पड़ी हुई है, खेत ऐसे पड़ा हुआ है बिना जोते बहुत दिनों से वैसा ही है, तो हम बुलाएंगे मोल्ड बोल प्लाऊ या फिर सब सॉइल या फिर चीजल प्लाऊ बुलाएंगे। और जो मोटे मोटे ढेले होते हैं सबसे पहले हम यही करेंगे कि पहले मोटे मोटे ढेले निकाल दो भैया, जो क्लॉट्स वगैरह हैं बड़े बड़े ढेले उसको तोड़ दो। ठीक है, सॉइल से पहले वो कर दो। अब ढेले तोड़ने के लिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए। अब प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं तो ध्यान में रखना लगभग आपके पास 30% से 50% तक मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल में, नहीं तो आपकी जो प्लाऊ होती है वो टूट जाएगी, इतना हार्ड अगर मिट्टी होगी तो। प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं तो लगभग 30 से 50% मॉइस्चर आपका होने चाहिए। उसके बाद आपका सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है भैया, फाइनल ऑपरेशन। ठीक है, हमारा पहले क्या किया, बड़े बड़े ढेले हमने तोड़ दिए प्राइमरी टिलेज में। उसके बाद हमको उन ढोले को और छोटा करना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, उसमें हम लगाएंगे रोटावेटर, जो कि बड़े बड़े ढेले को और छोटा महीन कर देता है। तो इसमें बोलते हैं हम जो और फाइनल ऑपरेशन माना जाता है प्राइमरी रिलीज के बदले आपका सेकेंडरी रिलीज। समझ गए। उसके बाद आपका लेआउट ऑफ सीड बेड की लेआउट वगैरह बनाओ, क्यारियाँ वगैरह जो रहती है उसको बना दो। आपका ये प्रॉपर्टी रिलीज है कि सोइंग से पहले हम ये तीन चीज़ कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर कल्टीवेशन स्टैंडिंग क्रॉप में क्या क्या करना है वो आप समझते हैं। जैसे इंटर कल्टीवेशन यानी कि हमारी क्रॉप खड़ी हुई है, उसमें वीड्स वगैरह उग गए, निराई गुड़ाई की जो प्रक्रिया होती है आपका आफ्टर कल्टीवेशन। स्टैंडिंग क्रॉप में ये सारी प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, समझ के प्रेपरेटरी और आफ्टर कल्टीवेशन में कौन कौन से ऑपरेशन हम करते हैं। उसके साथ साथ इसमें क्रीडा के द्वारा कुछ डेप्थ निर्धारित की गई है कि हम अगर प्लॉइंग कर रहे हैं तो भैया कितना डेप्थ होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, हमने कुछ सेट पहले करा दिया था। तो सैलो, अगर हम सैलो टिलेज कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर डीप हम करेंगे। मीडियम डीप की बात करते हैं तो 12 से 20 सेंटीमीटर, सॉरी 15 से 20 सेंटीमीटर हमको डेप्थ रखना पड़ेगा। और डीप टिलेज कर रहे हैं तो 20 से 30%, सॉरी 20 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ हमको लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्रीडा। समझ के, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था कि किसमें 15 से 30% रेसिड्यू रह जाते हैं, ये आता है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपका कंजर्वेशन टिलेज आता है। कंजर्वेशन टिलेज एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारे टिलेज प्रैक्टिसेस आते हैं, जैसे कि आपका मिनिमम टिलेज हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना है आपको, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दो सॉइल को, उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। तो मिनिमम से आपका मिनिमम समझ लो, मिनिमम डिस्टर्बेंस, ये समझ गए। तो कंजर्वेशन टिलेज में आपका दूसरा आपका रिड्यूस टिलेज। तो ये है आपका वो मेन क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इस मेथड में, इस ऑपरेशन में हमारे जो रेसिड्यू होते हैं 15 से 30% सॉइल सरफेस पे रह जाते हैं, तो आपका कौन सा आंसर होगा, रिड्यूस टिलेज। अब जीरो टिलेज में क्या होता है, लगभग 50 से 60% रेसिड्यू सॉइल सरफेस पे रह जाते हैं। तो इसमें एक और मेथड आता है आपका टिल प्लांटिंग। ये जो मेथड है इसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में। जैसे कि हमने मेज लगा दिया और हमारी क्रॉप ग्रो हो गई। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, क्रॉप नहीं उगती है, कुछ जगह पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई, कहीं पे नहीं उगी है, तो हम वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑपरेशन जो होते हैं, सीड को प्लेस करना, जो क्रॉप रो होता है ना उसको क्लीन करना, तो ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं टिल प्लांटिंग में करते हैं। ये मेथड आपका जीरो जीरो टिलेज में, जीरो टिलेज के अंडर में यूज़ किया जाता है। अगर अब क्वेश्चन बनता है कि टिल प्लांटिंग कम्स अंडर विच कंजर्वेशन टिलेज, तो आपका ऑप्शन देगा मिनिमम टिलेज, रिड्यूस टिलेज, जीरो टिलेज। आप आंसर मार्क करके आएंगे, जीरो टिलेज के अंदर में आपका टिल प्लांटिंग आता है। ठीक है, ये इसका भी याद रखना कि जीरो टिलेज में कितना परसेंट रेसिड्यू सॉइल सरफेस पे रह जाता है, तो 50 से 60%। और हमारा जो आंसर मिल गया है 15 से 30% किसमें, रिड्यूस टिलेज में। अभी हम आंसर उसको मार्क कर देंगे। एक और है आपका स्टबल मल्च टिलेज। तो स्टेबल मल्च आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया जो हमारे क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप है, जो बीच बीच में क्यारियाँ बनी होती हैं, उस क्यारियों में जो सॉइल होते हैं हमारे, उस सॉइल को लूजन करना, उसको थोड़ा बहुत ढीला करना, थोड़ी छोटी मोटी इम्प्लीमेंट के द्वारा इस्तेमाल करके उसको लूज करना, और जो वीड्स वगैरह होते हैं उसको निकाल के बाहर फेंकना, तो आपका स्टेबल मल्च टिलेज में आ जाता है। तो ये सारे चारों जो टिलेज हैं कंजर्वेशन टिलेज में आते हैं। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मेथड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है।
तो ये समझ गए आप। इसके साथ अगर आप पढ़ रहे हैं टीलेज, एक काम और कर लीजिए इसके साथ में ही, अगर आपके पास कोई बुक है स्टैंडर्ड उसको ले लीजिए, या फिर आपके पास पढ़ान का नोट्स है वो उठा लीजिए। उसमें आपको दिया है कि जो आपके प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज उनके नाम याद करने हैं, और उनके फीचर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं वो देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा हमारा, रिड्यूस टीलेज, ऑप्शन नंबर ए रट मार कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको बताना था कि हमारा जो पैडॉन का फुल लेंथ मॉक है वो आज लाइव हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है, हमारा पैडॉन का फुल लेंथ मॉक अभी लाइव हो चुका है। अगर जिनको भी इनरोल करना है जाके इनरोल कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी एग्जाम में अपियर हो चुके हैं, उनको पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन बनाए गए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन कमी नहीं होने वाली है आपको। लगभग आपको 40 प्लस हम फुल लेंथ मॉक एफएलटी दे रहे हैं, और 100 प्लस आपको सेक्शनल मॉक। ठीक है, सेक्शनल मॉक, और सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। और प्लस हमने आपके लिए इसमें पीओके सीरीज भी इंक्लूड कर दिया है। बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आपके लिए डिस्काउंट कोड भी हमने निकाल दिया है, AA25। अगर आप यूज़ करते हैं तो कुछ आपको उस पर जो मेन प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मंडे इवनिंग तक रहेगा। ठीक है, कल इवनिंग तक रहेगा, उसके बाद ये ओरिजिनल प्राइस पे अपना हो जाएगा, ये कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके उसको वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑफर है, अगर आप टेस्ट सीरीज साथ में आपका हमारा जो पैडॉन का मास्टर नोट्स है वो लेना चाहते हैं, तो भैया बेस्ट चीज़ है, ये बेस्ट है। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं प्लस आपका टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, जो हमारा करंट का टेस्ट सीरीज है। तो नोट्स जो हैं वो एएफओ के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, और बेस्ट क्वालिटी नोट्स हैं। ऐसे नोट्स आपको मार्केट में नहीं दिखेंगे, ग्राफिक्स के साथ साथ माइंड मैप के साथ साथ कुछ सैंपल हमने आपको दिए हैं, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो इस नोट के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। जो भी आपके पास समय बचा है रिवीजन के लिए, आप इस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये प्राइस है, दोनों इसमें साथ में मिल जाएंगे। अगर आप जिनको टेस्ट सीरीज लेना है टेस्ट सीरीज ले लीजिए, साथ में नोट्स लेना है तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंजेस पूछ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कितना होता है। वैसे तो हमारी जो ह्यूमिडिटी वो 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आपने कहीं रेलवे स्टेशन पे या फिर आपका कॉलेज वैसा बड़ा कॉलेज होगा तो आपके कॉलेज के गेट पे आपको मीटर लगा होता है कि टेम्परेचर कितना चल रहा है भैया, टाइम कितना हो रहा है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक मीटर लगा होता है। हमारे कॉलेज में लगा था लाल लाल करके, रात में भी आप देख सकते थे। तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा बदलती रहती है, रिलेट करती रहती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब पहले समझ लो, ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता, सॉइल में सॉरी एयर में कितना जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में अवेलेबल है। समझ गए, एयर में जो हमारी हवा चल रही होती है सुबह सुबह, उसमें जो वाटर है कितना वेपर फॉर्म में अवेलेबल है। अब जाहिर सी बात है मॉर्निंग में क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉर्निंग में फॉग वगैरह रहते हैं, उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं हवा में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मॉर्निंग में ज़्यादा होती है। जैसे धूप वगैरह बढ़ने लगती है, ठीक है, अगर आपका बिल्कुल 12 12:30 1 के बीच में देखेंगे तो ह्यूमिडिटी बहुत लो हो जाएगी, बहुत लो दोपहर के टाइम पे। ठीक है, तो आफ्टरनून के टाइम पे आप देखेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, और थोड़ा बहुत इवनिंग के टाइम पे थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मीटर हमेशा चेंज होता रहता था कि भाई सुबह में कितना है, दोपहर में कितना है, शाम को कितना है। तो राहुल के कॉलेज में तो लगा हुआ था, अब आपके कॉलेज में लगा था कि नहीं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा हिल स्टेशन वगैरह पे कहीं पे। तो ये हमारा होता है ह्यूमिडिटी, कितना वेपर फॉर्म में वाटर अवेलेबल है एयर में, ये आपका ह्यूमिडिटी होता है। अब ह्यूमिडिटी हमने जैसे आपको बताया कि 3 प्रकार की होती है, अब यहीं पे आप समझ लो कौन कौन सी ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताई। पहला आपका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसको ए एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए एच। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे समझेंगे, जैसे हमने ह्यूमिडिटी क्या देखा कि ये एक अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन
एयर, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, बस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सॉरी वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट लगा दिए भैया, पर यूनिट वॉल्यूम के एरिया में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कैसे प्रेजेंट, किसको किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। दूसरा कौन सा था हमारा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे भैया, देखो, वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ वाटर वेपर प्लस एक्चुअल एयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं, वेट ऑफ वाटर वेपर और वेट ऑफ वाटर वेपर और प्लस वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ वेपर किस में होगा, ग्राम में होगा, और ये जो होगा वेट ऑफ एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर, ये किस में होगा, आपका केजी में होगा। तो क्या आपका इसमें यूनिट बन के निकल के आएगा, ग्राम पर केजी, ठीक है। ये आपका इसका यूनिट हो जाएगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या यूनिट है, ग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या यूनिट है आपका, ग्राम पर केजी। और थर्ड जो हमने अभी पढ़ा, रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो आर एच को अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंट में निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला बनेगा, तो वेट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि भैया जो एयर में कितना वेपर प्रेजेंट है उसका वेट कर लो, और वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, और कितना वाटर वेपर रिक्वायर रहेगा सैचुरेशन के लिए उसका वेट कर लो, किसमें, ग्राम में कर लो, और ये भी आपका ग्राम में कर लो, गुड़े 100। तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि आर एच सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है कि इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ पे इवापोर ट्रांसपिरेशन हमेशा होता रहता है कि बहुत गर्मी है। अब गर्मी है तो भैया इवापोरेशन होगा, जब भाप बन के पानी हवा में आएगा तो ऑलरेडी पानी जो है हमेशा हमेशा हर टाइम पे वहाँ पे वेपर फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है इक्वेटर पे। अगर क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पाई जाती है, आपका इक्वेटर पे। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर ली हमने, अब क्रॉप के लिए कितना चाहिए रहता है, तो ये आपका बेसिक है भैया, लगभग 60 से 70% ये हमेशा होना चाहिए। अगर कोई भी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करना है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग कितनी होनी चाहिए, 60 से 70%, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा मानसून के बारे में आपको बताना था, मानसून समझ लो क्या होता है। अब इसमें तीन प्रकार के मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक होता है। अब साउथ वेस्ट मानसून को क्या बोलते हैं, ग्रैंड पीरियड, क्योंकि भैया ग्रैंड रूप में इनका वेलकम होता है। लगभग 75% जो है हमारे इंडिया में बारिश का कारण यही है, सबसे ज़्यादा बारिश का कारण यही है, सबसे ज़्यादा बारिश यही लेके आता है। सबसे पहले क्या करेगा, केरला साइड में स्टार्ट, कहाँ से होगा, केरला से। एंड कहाँ पे होगा, नॉर्थ में आके कहीं पानी इसका एंड होता है। तो सबसे पहले कहाँ पे आता है, अगर कोई पूछे तो केरला में स्टार्ट होता है। उसके बाद है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, विंटर विंटर मानसून बोलते हैं इसको। और जो साउथ वेस्ट मानसून है आपका समर मानसून, सब ज़्यादा बारिश यही लेके आता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं तो ये विंटर मानसून में आता है, दिसंबर से मिड मार्च तक रहता है। इसमें बहुत थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, कुछ कुछ पार्ट हैं जैसे जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और साउथ का आंध्र प्रदेश का थोड़ा बहुत साउथ वाले पार्ट में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। और जो समर मानसून है जून से सितंबर तक चलता है, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून में आएगा, ठीक है। और उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में ज़्यादा रेनफॉल लेकर आता है। कहाँ से शुरू होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए आपका कहाँ पे बारिश ज़्यादा गिर जाती है, आसाम और बिहार के रीजन में आपने देखा होगा कि बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है। अफगानिस्तान से उठता है, पाकिस्तान से बादल होते होते आपका जाकर आसाम वगैरह में बारिश हो जाती है पूरी, और वहाँ पे हर साल बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है इसकी वजह से, नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से। अब देखो एवरेज रेनफॉल हम समझते हैं तो वर्ल्ड में लगभग 1000 mm है, और इंडिया में लगभग इतना है। ये कुछ मेन डाटा है, कहीं बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो मैंने आपको लिख दिया, बता दिया, ठीक है। समझ गए, ये आंसर था। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्रॉप जो है हाई इरिगेशन सेंसिटिव है। अब इरिगेशन सेंसिटिव यानी कि वाटर सेंसिटिव, पानी तो देना है इरिगेशन के द्वारा ही देना है, तो वाटर सेंसिटिव बोल सकते हैं आप। जैसे कि किसी भी क्रॉप को राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिले, सेंसिटिव कब होगा,
या सेंसिटिव मतलब क्या है कि भैया उसको सब कुछ सही हो। अब देखो बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आप उनको चिल्ला के बात कर देंगे तो वो थोड़ा रोने लगेंगे। खासकर गर्ल्स होते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा बहुत चिल्ला के उनके सामने बोल दिए, कुछ गलत बोल दिए तो वो रोने लगती हैं। ऐसे बहुत सारे क्रॉप हैं, उनको राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा, ना उनसे आप तेज़ में बात कीजिए, ना तो बहुत धीरे बात कीजिए, वो इरिटेट हो जाएंगे। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे क्रॉप भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, बहुत कम वाटर भी नहीं चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि आपका टोमेटो है, ठीक है। टोमेटो आपका क्रॉप लगाया है आपने, उसको डेली पानी चाहिए, ठीक है, डेली पानी चाहिए, लेकिन राइट अमाउंट में चाहिए। अगर आप ओवर वाटर कर दिए, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो गया, फ्लड की समस्या बढ़ गई, तो वहाँ पे भैया टमाटर आपका नहीं होगा, टमाटर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ऐसे स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए हमेशा, थोड़ा बहुत सॉइल वेट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कि वहाँ पे फ्लड इरिगेशन कर दिए आप। तो ड्रिप इरिगेशन वाले ऐसे क्रॉप हैं, पानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में देना है, एक सही अमाउंट में पानी देना है, नहीं कि या बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। ठीक है, ये आपका इरिगेशन सेंसिटिव, वाटर सेंसिटिव का मतलब समझ गए। ये पूछ रहे हैं कि हाई इरिगेशन सेंसिटिव कौन सा है। आपके ऑप्शन है लाइन सीड, ढैंचा, कैबेज, मूंग बीन या फिर अलाब्दिस। आपके लिए एक टेबल है छोटा सा, ये याद रख लो आप। देखो इरिगेशन सेंसिटिव में हाई में कौन कौन से क्रॉप आ जाते हैं, बनाना, कैबेज, राइस, शुगर कैन, टोमेटो। मीडियम हाई की बात करते हैं तो बीन्स, सिट्रस, सोयाबीन, वीट। लो टू मीडियम की बात करते हैं तो कॉर्डन, अल्फा अल्फा, मेज और ग्राउंडनट। और लो की बात करते हैं, लो इरिगेशन सेंसिटिव, तो मिलेट्स, कसावा और रेड ग्राम। तो ये कुछ नाम हैं, आप इजीली याद रख के अगर आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो आप यहाँ इजीली मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, हाई पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या है, कैबेज। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है उसमें से, तो कैबेज आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इन सभी नामों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब यहाँ पे एक वर्ड सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। अब रेट है तो भैया वो वाला रेट नहीं है जो आप रेट मांगते हैं जाके बाजार में, वैसा रेट नहीं। तो लोवेस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट, अब रेट को हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। किसी का रेट किस में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सीड का लोवेस्ट रिप्लेसमेंट रेट किसका है। आपके ऑप्शन है सोयाबीन का, ग्राउंडनट, वीट, मेज या फिर मस्टर्ड। हमारे जो फार्मर हैं उनके पास बहुत सारे खेत हैं। अब खेत में कोई भी सीड उगा रहे हैं, ठीक है, एक साल सीड उगाया, वहां से सीड बना, ठीक है, क्रॉप बनी, और उसका जो सीड होता है वो दोबारा नहीं बोते हैं, ठीक है, वो लाएंगे नया सीड। इससे क्या होगा कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, सीड का रिप्लेसमेंट। फील्ड लगाया, क्रॉप उगाया, क्रॉप में जो सीड हुआ, मतलब पहले तो सीड लाए होंगे और फिर उगाए, जो क्रॉप हुआ वहां से जो सीड हुए, अब ये दोबारा नहीं बोएंगे कहीं पे जाके, ठीक है, इसको रिप्लेस करके फिर से हाइब्रिड सीड लेके आएंगे, बोएंगे। समझ गए, इसको बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। बहुत ही आसान भाषा में कि भैया जो हमारे किसान हैं बहुत स्मार्ट हैं, उनको प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं कि हर बार एक नया हाइब्रिड सीड लेकर आएंगे, पुराने सीड को रिप्लेस करके। वही आपका सीड रिप्लेसमेंट रेट, समझ गए। अब जानते हैं किसका लोवेस्ट होता है किसका हाईएस्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो कि आईसीआर के द्वारा पब्लिश किया गया था अभी बहुत ही हाल ही में। अब इसमें समझो, जैसे हमको चाहिए ग्राउंड नट, सारे क्रॉप हैं, ऑयल सीड में सारे क्रॉप हैं। ग्राउंड नट है, रैप, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है और कस्टर्ड है। अब यहाँ पे ब्लू वाली लाइन देखो, ब्लू वाली लाइन भैया, ब्लू वाली लाइन यहाँ पे है आपकी ग्राउंड नट की कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है सबसे कम, 25.25। तो राउंड ऑफ आप लगा लो 25 लगभग, तो 25% इसका सीड रिप्लेसमेंट रेट आता है ग्राउंड नट का, सबसे कम है। पहले तो बहुत कम था, 5 से 6% था, क्योंकि सीड जो है ग्राउंड नट की जो सीड है महंगी भी आती है, और किसान क्या करते हैं कि वो बार बार रिप्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि इसका बहुत कम है, क्योंकि बार बार रिप्लेस नहीं करते हैं हाइब्रिड सीड के लिए, और उनको वही सीड बार बार बोना पड़ता है, क्योंकि हर बार हाइब्रिड सीड नहीं मिलने वाला उनको। समझ गए, ग्राउंड नट के बहुत सारे क्रॉप हैं जिनकी रिप्लेसमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई, जैसे कि आपका कास्टर हो गया, इनको हर बार हाइब्रिड सीड मिल जाती है इजीली, और इजीली ग्रो करते हैं और वहाँ अच्छा खासा पैदावार लेते हैं। अब यहाँ पे रैप, अब मस्टर्ड का भी काफ़ी हाई सीड रिप्लेसमेंट रेट है। तो लोवेस्ट हमसे पूछा गया था, तो ऑयल सीड में हमारा ग्राउंड नट का सबसे कम हो है, ठीक है। बाकी क्रॉप के भी मैंने दिए हैं यहाँ पे देखो, जो भी वेजिटेबल क्रॉप हैं
और कुछ आपके सीरियल पल्सेस और ऑयल सीड की कुछ क्रॉप हैं, तो इस टेबल को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राउंड अप करके याद करना, पर दशमलव में जो दिया गया है उसको याद मत करना, परसेंटेज में डाटा है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। SRR हमने देखा, ठीक है, हमने अभी क्या देखा, एस आर, एक मिनट, SRR, ठीक है, सीड रिप्लेसमेंट रेट। और ये क्या है आपका SMR, ये परसेंटेज में नहीं होता। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, कि सिंगल सीड से कितना सीड उगा रहा है फार्मर, ठीक है, उसको बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, एक सीड से कितना मल्टीप्लाई होकर और सीड बन रहा है। जैसे आप वीट अगर आप लगाते हैं तो वीट का एक सीड लगभग 20 सीड को देता है। पैडी में आप देखते हैं तो एक सीड आपको लगभग, नॉर्मल सीड 80 हो जाती है, हाइब्रिड आपको 100 सीड देती है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्रॉप के मैंने नाम दे दिए, उनका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है उसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, और याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट और लोवेस्ट ज़्यादातर पूछते हैं, हाईएस्ट कितना होता है याद रखना, और लोवेस्ट किसका होता है, बस यही दो चीज़ें याद रख लेना, और सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द पैगिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज हैज अकर्ड इन विच among द फॉलोइंग क्रॉप। तो पैगिंग, देखो पैगिंग और पॉड फॉर्मेशन स्टेज कौन से क्रॉप में आती है। तो जब ये क्वेश्चन बना रहे थे तो बहुत ही स्मार्ट भाई, बहुत ही स्मार्ट होते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, और ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था ग्राउंडनट से, और क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होते हैं। पॉड फॉर्मेशन और बर्ड फॉर्मेशन में कंफ्यूज हो गए भैया, बर्ड में पॉड में, और पैगिंग तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा, किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा ग्राउंडनट का क्रॉप, तो ठीक है। तो ये आपका होता है ग्राउंडनट में, इसका क्या आंसर आपका ग्राउंडनट। ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं, पीनट्स, अर्थ नट और मंकी नट, तो ये तीनों नाम के ग्राउंडनट के आते हैं। जो नट्स होते हैं अंदर होते हैं, ये ऊपर आपके बाहरी भाग जो होता है सेल होता है, उसको सेल बोलते हैं। अगर आपको पैगिंग और पॉड क्या होता है समझना, तो यहाँ पे समझो, थोड़ा सा मैंने इमेज डाल के रखा है। जब देखो, तो फ्लावरिंग जो होती है वो ग्राउंड के एबव होती है, ऊपर जो इनके तने होते हैं स्टेम्स में, ये की फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने के बाद लगभग फ्लावरिंग आपकी 40 डेज पे हो जाती है, ठीक है, डे आफ्टर सोइंग। तो 40 दिन के बाद फ्लावरिंग हो गई, उससे 10 से 15 दिन के बाद इसमें, अच्छा, फ्लावरिंग होने के बाद तुरंत क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद इसमें पैक बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही पॉलिनेशन हुआ उसमें पैक बनना शुरू हो जाते हैं, तने में से छोटे छोटे ये, और स्टेम पतले पतले ये पैक बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लगभग ये 8-7 सेंटीमीटर डीप चले जाते हैं सॉइल के। तो तने में से, स्टेम से ही पैग निकलना शुरू होते हैं और सॉइल के अंदर चले जाते हैं। पैगिंग, पहले पैगिंग होगी, पैगिंग निकलने के बाद जब अंदर चले जाते हैं तो यही आगे जाके पॉड का रूप ले देते हैं। वही पॉड बन के हमारा बाद में नट्स का रूप ले लेता है। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझा तो फिर एक बार मैं फिर समझा देता हूँ क्या होता है, एक बार मिटा के सब कुछ समझा देता हूँ। पहले क्या हुआ, हमने इसका सोइंग कर दिया, 40 दिन में इसकी फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है, 40 दिन में इसकी फ्लावरिंग हो जाती है। तो डे आफ्टर सोइंग फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग हो गई तो पॉलिनेशन होगा, फर्टिगेशन होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद इसमें पैक बनना शुरू होते हैं। तनों से ये छोटे छोटे पैक निकलते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। कितने अंदर, लगभग 7 सेंटीमीटर अंदर चले जाते हैं। और यही पैक अंदर जाने के बाद ये पॉड का रूप ले लेते हैं। पॉड यानी कि जो आपके पॉड बनते हैं, ये यही सीड का काम, यही सीड बनाने का काम करते हैं। ये पॉड आपका धीरे धीरे करके ये सीड बना देते हैं। तो ये आपके ग्राउंड के नीचे लगते हैं, ठीक है, समझ गए। पीनट्स वगैरह ग्राउंड के नीचे लगते हैं, पेड़ उगा के देखेंगे तो उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग के टाइम अगर आप किसी ने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इसमें टैप रूट पाया जाता है, आपको फैले हुए रूट्स दिख रहे होंगे ग्राउंड नट के। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए इस क्रॉप के लिए, 25 से 30 सेंटीग्रेड। अब इसमें कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपका सीडलिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, फ्लावरिंग एंड पैगिंग स्टेज, या फिर पॉड फॉर्मेशन स्टेज। तो इसमें सबसे मोस्ट क्रिटिकल पूछे तो पैगिंग है भैया, उसके बाद फ्लावरिंग, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल पैगिंग स्टेज, पैग जब भी बन रहा होगा, ठीक है, पैगिंग के टाइम पे पानी चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अच्छे से चाहते हैं कि पैग बने, अंदर जाए रूट में, उसके बाद पॉट बने, तो उसमें उस समय पे आपको पानी देना ही देना है। ये क्रिटिकल स्टेज है, मैंने आपको बता दिया, ये आपका कॉन्सेप्ट था जो भी पैग और पॉट बनते हैं। पैगिंग और पॉट फॉर्मेशन किस में होता है, स्टेज किस में आती है, ग्राउंड नट में पाई जाती है। ईजी है, समझ के आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन कैन फर्टिलाइजर। कैन क्या है भैया, आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के अंदर में आता है आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट।
अब यहाँ पे देखो, अमोनिकल, आपका अमोनिकल फर्टिलाइजर में कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी। हमसे क्या पूछा गया है कि भैया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन में कितना परसेंट आपका नाइट्रोजन कंटेंट होता है? तो आपका 25% होता है। अब इसको और क्या बोलते हैं, किसान खाद के रूप में जानते हैं, नाइट्रोचाल्क या फिर नाइट्रोडोलोमाइड के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कितना होता है नाइट्रोजन कंटेंट, लगभग 25% पर आ जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25% पाया जाता है। इसको क्या क्या बोलते हैं ये भी याद रखना, और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट? तो वीट का कितना मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है? तो जर्मिनेशन परसेंटेज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग कि भैया अगर हम कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा 100 को 100 को लेके चलते हैं, 100 को एब्सोल्यूट मानते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मानते हैं किसको? 100 को। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं कि जर्मिनेशन परसेंट निकाल, अगर मान लो कोई भी 100 सीड ले लिए वीट का, उसको बो दिए, उसमें से कितना सीड जो है जर्मिनेट हो रहा है, वही आपका जर्मिनेशन परसेंटेज कहलाएगा। अगर हम 100 सीड ले रहे हैं, उसमें से 80 ग्रो हो रहा है तो 80% होगा, 85 सीड अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तो 85% होगा। तो इस तरीके से मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट हम निकालते हैं। वीट के लिए होता है आपका 85। तो अलग अलग क्रॉप के लिए जर्मिनेशन परसेंट अलग होता है, बहुत सारे क्रॉप के लिए 100% तो किसी का भी नहीं होता, कुछ ना कुछ चीज़ें गलतियाँ तो आ ही जाती हैं। ठीक है, इसका मैंने डाला है कि नहीं डाटा, इसका डाटा मैंने डाला, आई थिंक इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप तो वहाँ पे मैं डाल के दूंगा सभी क्रॉप के लिए, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मैं डाटा ऐड करके दे दूंगा कि अलग अलग क्रॉप के लिए कितना जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछ रहे हैं? सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ। जो आपका सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन होता है किससे रिलेटेड है? जूट से, कॉटन से, सनहैम, पैडी या फिर ऑल ऑफ दिस। अब फाइबर तो पैडी देगा नहीं, कैंसिल होगा। अब ये तीनों में कंपटीशन है। अब रिवोल्यूशन क्या आएगा? सनहैम के जो रेसे होते हैं, जो आपके फाइबर होते हैं, उससे रिवोल्यूशन कोई निकलने वाला, कोई नहीं निकलने वाला, क्योंकि इसका जो फाइबर होता है वो लो क्वालिटी का होता है और उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। अब बात आ रही है जूट और कॉटन की। और जूट जो रेसे होते हैं वो, अब देखो सिल्वर का क्या मतलब है? सिल्वर हम लोग देखा है चांदी की नुमा, यानी कि सफ़ेद। सफ़ेद जो फाइबर होता है किसका होता है? कॉटन का होता है। तो इजीली आप मार्क कर सकते हैं, जो कॉटन है उसके, उसका जो रिलेटेड है सिल्वर फाइबर। अब जूट की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है गोल्डन गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो आपका जूट में आ जाता है। अगर आप पूछेंगे जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से क्रॉप रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए? कोई बता सकता है? अब कोई अगर सिर्फ पैडी मारेगा तो आपको गलत हो जाएगा। पैडी और वीट, पैडी और वीट, एक मिनट, पैडी और वीट दोनों रिस्पॉन्सिबल है साथ में। अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि भैया ग्रीन रिवोल्यूशन में कौन कौन से क्रॉप रिस्पॉन्सिबल है, तो पैडी और वीट दोनों हैं, ना तो सिर्फ वीट ना तो सिर्फ पैडी। ठीक है, समझ गए। और वाइट रिवोल्यूशन आप जानते होंगे, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशन आपको पता होगा, ब्लू भैया फिश, समुद्रमा नीला, हमारी मछली की रानी, वही आपका ब्लू रिवोल्यूशन हो गया। रेड की बात करते हैं तो रेड यानी कि जब मीट काटते हैं तो लाल लाल खून निकलते हैं, तो आपका मीट प्रोडक्शन। और हमारा टोमेटो कैसा होता है? टोमेटो लाल होता है, तो ये टोमेटो टोमेटो के प्रोडक्शन से सब रिवोल्यूशन लगा। उसके बाद आपका एलो, एलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है भैया? हमारे जो जितने भी तेल निकालने वाले ऑयल सीड क्रॉप हैं, उनके जो फूल से आप देख लो पीले पीले खेत होते हैं, किसके? मस्टर्ड के। उससे मान लो भैया मस्टर्ड, सॉरी ऑयल सीड, ऑयल रिवोल्यूशन, ऑयल सीड प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है आपका? एलो रिवोल्यूशन से। एलो ज्वेल्स, एलो ज्वेल्स किसे बोलते हैं, किसका नाम है, ये आपको कमेंट में बताना है, एलो ज्वेल्स किसे बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 38 क्वेश्चन का। अब 39 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए पेरेनियल क्रॉप? तो भैया प्लांट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, आपका एनुअल, एनुअल, बायनियल और आपका पेरेनियल, ये तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया प्लांट को।
अब एनुअल का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल उसकी जीवन चक्र जो है 1 साल में कंप्लीट कर लेता है। वन ग्रोइंग सीजन, ठीक है। एक सीजन में अगर कंप्लीट कर ले भैया, एक बार उगाओ, एक सीजन में ख़त्म कर दो, उसको काट के हटा दो। जैसे कि आपका मस्टर्ड, वाटरमेलन और लेट्यूस, ये सारे जो क्रॉप हैं पेरे सॉरी एनुअल क्रॉप हैं। एनुअल क्रॉप है मतलब कि उस साल उगाओ, उस सीजन में लगाओ, जर्मिनेट होंगे, ग्रो होंगे, फूल देंगे, फल देंगे और उसी साल मर के ख़त्म हो जाएंगे, आपका काम ख़त्म, एनुअल क्रॉप में ख़त्म। अब बायनियल का मतलब है, अब 22 से क्या समझते हैं आप लोग, दो। तो भैया जिनका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल है, जो अपनी जीवन चक्र है वो 2 साल में कंप्लीट करते हैं। आपने पहले सीजन में इसको ग्रो किया तो पहले सीजन में इसका रूट बढ़ेगा, धीरे धीरे इसका तने वगैरह बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 साल लग जाएंगे उसको ग्रो करने में, सेकेंड ईयर में आपको फ्रूट्स वगैरह देता है, उसके बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो बायनियल मतलब कि भैया 2 साल में इसका लाइफ साइकिल चलता है। बायनियल क्रॉप में आपका ओनियन आ गया, कैरेट, कैबेज, तो ये सारे क्रॉप आपके बायनियल क्रॉप में आते हैं। अब बात करते हैं पेरेनियल की, जो कि पूछा गया कि कौन सा इसमें पेरेनियल क्रॉप है। तो पेरेनियल है तो भैया 2 ये करता था, मोर देन 2 मान लो, बात खत्म। तो 2 से ज़्यादा जो भी क्रॉप, जो भी प्लांट 2 से ज़्यादा सालों तक उसकी लाइफ साइकिल चलती है, आपका पेरेनियल में आएगा। जितने भी आपके फ्रूट क्रॉप है, जैसे मैंगो भी हो गया, आपको सालों साल फल देता रहता है। आपका कोकोनट, ठीक है, पाम ट्री हो गया, तो ये सारे आपके जो है पेरेनियल क्रॉप में आते हैं, जो कि सालों साल आपके फल देते हैं। इनके जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लंबी चलती है, 2 साल से ज़्यादा चलती है। तो इसमें दो ऑप्शन मैच करेंगे हमारा मैंगो कोकोनट, तो इसको हटा के यहाँ पे कर दो, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मुझे लिस्ट मिलता है तो यहाँ पे मैं एक नए पेज में ऐड करके दे दूँगा कि कौन कौन से क्रॉप हैं, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड क्रॉप। तो मस्टर्ड आपकी ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑयल सीड क्रॉप जो भी मेन है आपके, ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट, सीसमे, कास्टर, सैफ्लावर और मस्टर्ड, जैसे हमने देखा। तो इन सभी के आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें हम अगर ऑयल कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है, ऑयल कंटेंट कितना होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका कास्टर में होता है, लगभग कितना, 48 से 56%। अगर ग्राउंडनट की बात करते हैं तो 45% इसमें ऑयल कंटेंट पाया जाता है, और सीसम में लगभग 50%, वेरी करता है, आप एवरेज मान सकते हैं 50%। सेफ्लावर की बात करते हैं तो आपका 28 से 32%। ठीक है, आपका रैप सीड मस्टर्ड है, रैप सीड मस्टर्ड की बात करें तो कितना परसेंट होता है, 37 से 49%। तो एग्जामिनर का मूड अगर सही रहता है तो इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फैमिली के बारे में पूछ लेगा, और डायरेक्टली आपके इजी जो फील्ड क्रॉप है उनके साइंटिफिक नेम के बारे में पूछ लेगा। हालांकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनके नाम लिखिए, वन वन पेजर नोट्स बनाइए, ठीक है, वन पेजर नोट्स बनाइए, ताकि जो भी आप एक क्रॉप उठाएं उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो अगर हम मस्टर्ड की बात करें, थोड़ी जानकारी और ले लो, लगभग राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका मस्टर्ड ग्रो होता है, लगभग 45% ये एरिया भी लेते हैं, और 50% प्रोडक्शन भी राजस्थान ही मस्टर्ड का करता है। अभी जो हमने ये कास्टर ऑयल देखा ना, ये आपका देखा लगभग सबसे ज़्यादा इसमें ऑयल पाया जाता है, लेकिन इसका ऑयल किसी काम का नहीं, ये एडिबल ऑयल में नहीं आता है, ठीक है, एडिबल ऑयल में नहीं आता है। हमारे पास 9 ऑयल सीड क्रॉप हैं, लगभग उसमें से 7 ही ऐसे हैं जिनका हम ऑयल खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बचे दो, कौन कौन से, एक तो आपका कास्टर ऑयल हो गया और एक आपका लाइन सीड, ठीक है, ये दोनों क्रॉप हैं जिनका हम लोग ऑयल इस्तेमाल नहीं करते खाने के लिए। 9 हैं, 7 इस्तेमाल करते हैं, 2 नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में लगभग 75% जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है कहाँ कहाँ से आता है, मस्टर्ड से और प्लस ग्राउंडनट से, ठीक है। तो ये लोग दोनों मिलकर 75% जो पूर्ति है भारत की ऑयल सीड कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भी टाइम बचा हुआ है, अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो हमारा ये नोट्स लॉन्च हुआ है पढ़ाओ का मास्टर नोट्स, बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज बेस्ट क्वालिटी नोट्स हमने बनाया है, ठीक है। सारे
जो नोट्स हैं आपको ऐप में ही मिल जाएंगे, तो ऐप डाउनलोड करना है, इनरोल करना है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल रही है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। जो भी कोड है आपका A25 यूज़ करिए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट मंडे इवनिंग तक ही है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।